हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसकी हेडिंग है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गैमेटोजेनेसिस टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि मेल और फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। देखो बेटा, जो मेल होते हैं उनमें गैमेट बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है उनकी प्यूबर्टी के टाइम से, लेकिन अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में गैमेट बनने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ से। मतलब फीमेल जब अपनी मदर की वूम में है तभी से गैमेट बनने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर करते हुए उसका क्या मीनिंग है उसको समझते हुए इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी की, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन the testes in the males and the ovaries in the females produce gametes, that is sperms and ovum respectively, by the process called gametogenesis। बोला गया है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते क्या है। देखो बेटा, वो ऑर्गन जो दो काम करे, एक तो उन ऑर्गन से गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए और एक उन ऑर्गन से जो है वो कुछ हार्मोन का सिक्रीशन होना चाहिए। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। सबसे पहले हम टेस्टिस की बात कर लेते हैं। टेस्टिस जो ऑर्गन है इससे एक तो गैमेट बनेगा, मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं टेस्टिस से। उन सारे हॉर्मोन्स को मिलाकर के बोला जाता है एंड्रोजन्स। और इन एंड्रोजन्स जो है ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन है, इसमें सबसे मेजोरिटी में जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ओवरी, यहाँ से गैमेट बनेगा, उस गैमेट को बोलते हैं ओवम, और यहाँ से हार्मोन बनेंगे। एक हार्मोन तो यहाँ से बनेगा ईस्ट्रोजन और एक हार्मोन यहाँ से बनेगा प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की वॉल जो होती है उसको थिकन करता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस की वॉल को सिक्रीटरी बनाता है। तो अगर प्रेगनेंसी हो तो यूट्राइन वॉल जो है उस प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके। तो मैंने बता दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोलेंगे जो एक तो गैमेट का फॉर्मेशन करे और एक जो है हार्मोन का सिक्रीशन करे। ये जो टेस्टिस और ओवरी में ये जो गैमेट बन रहे हैं उस प्रोसीजर को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। बोला गया है कि जो टेस्टिस होता है उसमें इमेच्योर मेल जर्म सेल होती हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है, और ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीजर के थ्रू, और ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम से। अगर मैं आपको टेस्टिस का एक डायग्राम बना करके दिखाऊं तो इस तरीके से टेस्टिस की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो है वो बीच बीच में इस तरीके से इनवेजिनेट हो जाती है, और जब ये इनवेजिनेट होती है तो इस तरीके से एक टेस्टिस में जो स्ट्रक्चर, जो कंपार्टमेंट बनते हैं उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं वो एक टेस्टिस में अबाउट 250 हो सकते हैं। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनमें हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के नंबर जो हैं वो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 हो सकते हैं। मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो जो गैमेट बनने का प्रोसीजर है वो टेस्टिस के जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां से स्टार्ट होता है। अगर मैं इन सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल को कट करके दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर ऐसी देखने को मिलती है। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स इस तरीके की होती हैं, और इन सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में इस तरीके की जो दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक सेल्स वो होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। एक्चुअली जो गैमेट बनेंगे वो इन्हीं सेल से बनेंगे, और गैमेट बनने के बाद में जो सेल्स इन गैमेट को न्यूट्रिशन देंगी वो सेल्स जो होती हैं उनका नाम होता है सर्टोली सेल्स। समझ में आ गया? तो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप की सेल होती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, एक जो सेल होती है उसको हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं। देखो बेटा, एक डिफरेंस और होता है मेल और फीमेल में।
मेल में जो गैमेट बनने का प्रोसीजर जो प्यूबर्टी से स्टार्ट हुआ वो लाइफ टाइम चलता रहता है, मतलब जब तक मेल जिंदा रहेगा इस अर्थ पे तब तक उसमें गैमेट बनते रहेंगे, स्पर्म बनते रहेंगे। फीमेल में जो गैमेट बनने का जो प्रोसीजर होता है वो अबाउट 50 ईयर की एज पर जाकर के स्टॉपेज हो जाता है। अगर मेल में लाइफ टाइम गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है तो वो सेल्स जिनसे गैमेट बनने वाले हैं वो हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है गैमेट बनने का, उसमें ये जो मेल जर्म सेल्स हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, ये माइटोटिक डिवीजन कर करके अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे। अगर नंबर्स को ना बढ़ाएं, क्वेश्चन ये पूछ सकते हो आप कि क्यों डिवीजन कर रही हैं ये अपने आप में, बेटा इनको जिंदगी भर गैमेट बनाने हैं। अगर मान लो एक सेल ने अपने आप को मैच्योर करके गैमेट बना दिया तो वो सेल तो खत्म हो गई ना, तो उसकी जगह फिर दूसरी सेल अगर नहीं आएगी तो ऐसे तो लाइफ टाइम अगर प्रोसीजर चलाना है तो उन सेल्स की हमेशा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि ये जो सेल्स हैं मेल जर्म सेल्स, ये अपने नंबर्स को रेगुलर इंक्रीज करती रहती है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, ताकि लाइफ टाइम स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। तो ये बेसिक मैंने बता दिया कि कहाँ पर टेस्टिस में किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोगोनिया, जिसका सिंगुलर नेम होता है स्पर्मेटोगोनियम, ये प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनसाइड वॉल होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज करती है। नंबर्स को इंक्रीज करने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि मेल में लाइफ टाइम गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देखो बेटा, हम ह्यूमन की हर एक सेल जो है वो डिप्लॉइड होती है, तो जो स्पर्मेटोगोनियम जो आगे चल करके मेल गैमेट बनाने वाली है वो सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड, हर स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड है और 46 क्रोमोसोम उसमें होते हैं। पहला काम तो क्या हुआ, मेल जर्म सेल ने माइटोटिक डिवीजन करके अपने नंबर्स को बढ़ा लिया। अब इन मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम में कुछ सेल अपने आप को बड़ा करती हैं, लार्ज करती हैं और अपने आप को कन्वर्ट करती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस। कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाने लगता है, क्योंकि जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को लार्ज कर लेती हैं, मतलब अपने साइज को बड़ा कर लेती हैं, और फिर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में समय समय पर मियोसिस होता रहता है। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। अब एक सेल यहां पर इस डायग्राम में देखो, ये जो सेल है वो स्पर्मेटोगोनियम है। इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम में कुछ सेल ने अपने आप को लार्ज किया और बना लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आपको पता होगा कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या कर दिया, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, तो एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया और 2 सेल जो हैं उन दोनों में जेनेटिक मटेरियल रह गया 23 क्रोमोसोम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर था 46। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर रह गया 23। The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ और फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लास्ट में 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। What would be the number of chromosome in the spermatid? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पर्मेटिड जो बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है। देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में है 46, जो स्पर्मेटोगोनियम होती हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने, फिर बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बन जाते हैं 23 क्रोमोसोम। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें फिर मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ और बन जाते हैं स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटिड हैं इनमें भी क्रोमोसोम का नंबर रहता है 23। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है और उनमें क्रोमोसोम नंबर रहता है 23। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड बने ना,
एक्चुअली क्या होता है कि मेल में जब एक बार इजैकुलेशन होता है, जब सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं और मेल की बॉडी से जो सीमन बाहर निकलता है जिसमें स्पर्म होते हैं और साथ में कुछ जो एसेसरी ग्लैंड होती है मेल में उनका सिक्रीशन होता है, उन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं सीमन। ये जो सीमन होता है इसमें एक बार का जो सीमन होता है उसका अमाउंट होता है 2 से 3 ml और इसमें इतने सीमन में ही प्रेजेंट होते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म। तो आप सोचो कितने ज्यादा स्पर्म का नंबर होता होगा। तो ये जो स्पर्मेटिड है इनका साइज जो है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, इनके पास में सेल के हर एक ऑर्गेनेल होते हैं। तो जो स्पर्मेटिड है उनको कन्वर्ट किया जाता है स्पर्मेटोजोआ में, मतलब आप तो ऐसे मान लो कि उनको कॉम्पैक्टली पैक्ड किया जाता है ताकि इतने से अमाउंट में इतने सारे स्पर्म जो हैं वो आ सकें। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। The spermatid are transformed into spermatozoa sperms by the process called spermiogenesis. स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। रीजन मैंने बता दिया कि क्या रीजन है उनमें कन्वर्जन करने का, क्योंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड बनाना है स्पर्म को कि जो उसको जरूरत है सिर्फ वही मटेरियल उसके पास रहे और ज्यादा कुछ भी मटेरियल उसके पास ना रहे। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन गई। स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल। जो स्पर्म है, जो स्पर्मेटोजोआ है, वो अपने हेड को सर्टोली सेल के अंदर घुसा देते हैं and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। और फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन लेने के बाद में सर्टोली सेल से वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो ल्यूमन है उससे बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसीजर को बोला जाता है स्पर्मिएशन। तो बेटा यहाँ पे 2-3 टर्म एक जैसी हो गई। सबसे पहला टर्म हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब तो ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म का बन जाना। एक टर्म होती है स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मेटिड बने हैं, जो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनी है उसको कॉम्पैक्टली पैक्ड किया जाता है और फिर बनते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। अब ये जो स्पर्म बने स्पर्मेटिड से, इस प्रोसीजर को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, मतलब जैसे ही स्पर्म बने, स्पर्म सर्टोली सेल में अपने हेड को घुसा देते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन से अपने आप को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसीजर को बोला जाता है स्पर्मिएशन। ये डायग्राम दे रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एनलार्ज करके, तो आपको एक एक लेबलिंग यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने का जो प्रोसीजर है ना वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब प्यूबर्टी आती है मेल में तो GnRH हार्मोन जो है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। दिस इफ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ हार्मोन है। हमारे जो ब्रेन होती है वहां पे एक हमारी है एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है, मतलब हमारी बॉडी की बहुत सारी ग्लैंड को ये रेगुलेट करती है, मतलब यहाँ से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, और जो हाइपोथैलेमस है उसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से जब प्यूबर्टी आई तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और इस हार्मोन ने एक्टिवेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको ये स्टिमुलेट करता है। The increased level of GnRH then act at the anterior pituitary gland and stimulate secretion of two gonadotropin luteinizing hormone and follicle stimulating hormone।
हाइपोथैलेमस ने हार्मोन सिक्रीट किया जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और जीएनआरएच जो है उसने काम किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकले, एक एलएच जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और एक निकला एफएसएस जिसको फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। LH act at the leading cells and stimulate synthesis and secretion of androgen। जो LH हार्मोन निकलता है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो काम करता है लीडिंग सेल्स पे। अब ये लीडिंग सेल्स कहाँ होती हैं? तो ये टेस्टिस का भी आपको डायग्राम बना के दिखाया। तो बेटा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, 1 से 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, तो इनके ये बीच का जो स्पेस होता है ना, ये स्पेस, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। तो ये LH एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीट हुआ वो इन लीडिंग सेल्स पे काम करेगा और इनको स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो लीडिंग सेल्स है वो सिक्रीट करेंगी एंड्रोजन, और इस एंड्रोजन में जो मेनली हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो मैंने यही तो बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमेट का भी फॉर्मेशन करें और कुछ हार्मोन का भी सिक्रीशन करें। गैमेट का फॉर्मेशन तो होएगा कहाँ से? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर, और जो हार्मोन का सिक्रीशन जो हो रहा है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बीच का एरिया जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, वहां पे सेल होती हैं लीडिंग सेल्स, वहां से इन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो LH लीडिंग सेल्स पे काम करता है और फिर एंड्रोजन के सिंथेसिस को और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब लीडिंग सेल ने एंड्रोजन बनाया, एंड्रोजन जो है वो एंट्री करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और फिर ये स्टिमुलेट करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को स्टिमुलेट करवाएगा। दूसरा हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है उसका नाम है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। FSH हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है और सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करेगा कि सर्टोली सेल्स जो हैं वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करें जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करें। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है? जो स्पर्मेटिड है उनका कन्वर्जन होना किसमें? स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में। इस प्रोसीजर को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, और इस प्रोसीजर में फिर हेल्प करते हैं वो फैक्टर जो कौन रिलीज करते हैं? सर्टोली सेल्स रिलीज करती है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। चलो एक स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम एग्जामिन कर लेते हैं। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब स्पर्म को आप डायरेक्टली एक नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, ये इतनी छोटी स्ट्रक्चर होती है, इसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। एक स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक नेक पार्ट होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल पार्ट होता है। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, देखो बेटा, जो स्पर्म होता है उसको चारों तरफ से कवर करके रखती है वो स्ट्रक्चर, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हेड पार्ट होता है उसमें एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग न्यूक्लियस, जिसमें हैप्लॉइड कंटेंट होता है, मतलब 23 क्रोमोसोम होते हैं, और इस न्यूक्लियस के आगे ये मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है एक्रोसोम, इसमें कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं। जब ये स्पर्म टच करता है किसको? फीमेल गैमेट को, तो उसकी जो जोना पेलिसिडा, एक्चुअली फीमेल गैमेट जो होता है उसके चारों तरफ एक टफ कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा, उस जोना पेलिसिडा कवरिंग को ब्रेक करने में ये एक्रोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो एक्रोसोम क्या होती है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होती है। ये जो नेक पार्ट होता है यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, 2 सेंट्रियोल होते हैं यहाँ पे, एक जो है वो प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। तो जो एक सेंट्रियोल है वो यहाँ पे ये जो फ्लैजिला होता है ना, टेल में जो फ्लैजिला पार्ट है उसका बेस पार्ट बना रहा है, ठीक है ना, बेस की बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये जो मिडिल पीस है यहाँ पर इस तरीके से आप देखो स्पाइरली अरेंज है माइटोकॉन्ड्रिया, खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, मतलब यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो जो स्पर्म है उसको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? एटीपी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। और फिर ये टेल पार्ट होता है जिसके मूवमेंट की वजह से जो स्पर्म है वो मूव कर पाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं तो उसमें यही काम किया जाता है कि वो मटेरियल जो एक्सेस में जो जरूरत ही नहीं है उन सबको क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है, ताकि
जो स्पर्म है उसको कॉम्पैक्टली पैक्ड बनाया जा सके। तो इसमें आप देखिए कि आपको स्पर्म में वो ही कंटेंट दिखेगा जो स्पर्म के लिए बेहद जरूरी है। तो ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्पर्म की कंप्लीट बॉडी को कवर करती है। स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है उसमें इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस के थ्रू हुआ है, तो कैसा कंटेंट होगा, डिप्लॉइड से कंटेंट कैसा बन जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही बन सकते हैं। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाई ए कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। जो हेड का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, आगे के जो टिप वाला पार्ट होता है, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोसोम में एंजाइम भरे होते हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। द मिडल पीस possess of numerous mitochondria produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं और ये एनर्जी जो है वो टेल के मूवमेंट में हेल्प करती है, जिससे स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसीजर हो पाता है। क्योंकि स्पर्म जब पहुंचेगा उस साइट तक जहां पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो इसेंशियल है स्पर्म की मोटिलिटी। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो वो कभी भी जो एम्पुलरी पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का फीमेल में वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी बनाता है मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो बनाते हैं। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility। बोला गया है कि जब एक बार कोइटस होता है, एक बार सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं, तो मेल की बॉडी से जो सीमन निकलता है जिसमें स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा होते हैं उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अभी जितने स्पर्म निकले उनमें से कम 60% स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। 60% में से भी एटलीस्ट 40% जो है वो विगरस मोटिलिटी मतलब बहुत तेजी से चलने वाले होने चाहिए। तभी जाकर के ये माना जाता है कि एक हेल्दी मेल में जो स्पर्म का काउंट है उनकी मोटिलिटी जो है वो नॉर्मल है। तो ये फैक्ट है, ये आपको याद करना है। Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts। बोला गया है कि जैसे ही स्पर्म टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनसे बाहर निकलता है तो कुछ डक्ट प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे निकलते ही होती हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद में जो टेस्टिस है उससे बाहर निकलने के लिए जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको बोला जाता है वासा इफ्रेंशिया। फिर होती है एपिडिडाइमस जो काफ़ी ज़्यादा हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। फिर होती है वास डिफरेंस। उसके बाद में डक्ट बनती है इजैकुलेटरी डक्ट और फिर इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो मर्ज होती है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा वो पार्ट है जिसे यूरिन भी पास आउट होता है मेल में और गैमेट भी पास आउट होते हैं, इसलिए यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट के नाम से भी जानते हैं। और फिर यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, जिसके थ्रू गैमेट जो है वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये डक्ट्स जो है प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू स्पर्म का मूवमेंट होता है। सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये जो पार्ट होते हैं मेल के, इनसे कुछ सिक्रीशन होता है जो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए और स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट जो हैं ये ग्लैंड होती हैं मेल में जो हेल्प करती हैं सीमन के फॉर्मेशन में। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन। सेमिनल प्लाज्मा क्या है, जो एसेसरी ग्लैंड्स है
सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, एक ग्लैंड और होती है जिसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों ही ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और जब उसमें स्पर्म मिल जाते हैं तो उनको मिलाकर के बोला जाता है सीमन। The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones androgens। ये जो मेल की जो एसेसरी डक्ट्स होती है, ये मेल में जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं, इनके मेंटेनेंस के लिए जो टेस्टिकुलर हार्मोन निकलते हैं एंड्रोजन, जिसमें मेनली होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका काफी ज्यादा रोल होता है। ठीक है, तो ये पहले भी बोला गया था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गैमेट बनाएंगे, कुछ हार्मोन बनाएंगे, और जो हार्मोन है वो हेल्प करेंगे मेल के जो अदर सेक्स ऑर्गन्स है उनके स्टिमुलेशन के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। एक मैच्योर फीमेल गैमेट बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोला जाता है oogenesis। सेम बात मेल की अगर हम करें तो मेल में क्या बोला गया था, स्पर्मेटोजेनेसिस, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis जो है ना वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth। जो फीमेल होती है उसमें oogenesis का प्रोसीजर उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब वो एम्ब्रियो के फॉर्मेट में है वो फीमेल, तभी उसमें oogenesis का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, और उस टाइम में ही मिलियंस ऑफ मदर सेल्स मतलब oogonia जो है वो बनकर के तैयार हो जाती है। पहले से ही फिक्स हो जाता है नंबर्स, कितने oogonia जो है वो हर ओवरी में बन जाएंगे, और ये oogonia का नंबर मिलियंस में होता है। जन्म के बाद में किसी भी फीमेल में कोई भी और oogonia जो हैं वो ऐड नहीं होते हैं। These cells start division and enter into prophase first of meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocytes। ये जो सेल्स है ना, कौन सी सेल, जो oogonia है, इनमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, और फिर ये जो मियोसिस फर्स्ट है कंप्लीट नहीं होता है। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया और प्रोफेज फर्स्ट जो है उसकी जो डिप्लोटीन स्टेज होता है उसमें आकर के कहानी रुक जाती है। ठीक है, अब लड़की का जन्म हो गया, लड़की में प्यूबर्टी आ गई, तब एवरी मंथ जो है वो कुछ oogonia मैच्योर होते हैं, कुछ प्राइमरी oocyte जो हैं वो अपने आगे की कहानी बढ़ाते हैं, और उनमें से एक जो है उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle। ये जो प्राइमरी oocyte जिसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया, ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ सेल्स बन जाती है जिनको ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं, और तब इस प्राइमरी oocyte को प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, ये खूब सारे बनकर के तैयार हो गए, लेकिन इनमें भी बहुत सारे फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये लिविंग है तो सेल्स में कंपटीशन होगा कि न्यूट्रिशन किसको मिले किसको ना मिले, तो जिसको नहीं मिल रहा होगा वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो बर्थ से और प्यूबर्टी आने तक फीमेल में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं। जो oogonia मिलियंस में बने थे एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वो प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 60,000 से 80,000 ही रह जाते हैं ईच ओवरी में। Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो ही प्रत्येक ओवरी में बच पाते हैं। The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल है, पहले इसमें इतनी सेल्स थी, अब धीरे धीरे और सेल्स का नंबर बढ़ता है, और जब सेल्स का नंबर बढ़ता है तो चारों तरफ एक लेयर बढ़ती है जिसको बोलते हैं थीका, तो तब जाकर के इस फॉलिकल को बोलने लगते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। The secondary follicle soon transform into a tertiary follicle which is characterized
बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। फिर ये जो सेकेंडरी फेलिकल है ये ट्रांसफॉर्म होती है टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि उसमें कैविटी बन जाती है और उस कैविटी में फ्लूइड भरा रहता है और उस कैविटी को बोला जाता है एंट्रम। The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa। ये जो थीका लेयर जो सेकेंडरी फॉलिकल में एक ही थी वो टर्शरी फॉलिकल में आकर के दो लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। जो आउटर लेयर है उसको थीका एक्सटर्ना और जो इनर लेयर है उसको थीका इंटरना बोलते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। अब आपका ध्यान खींचना जरूरी है कि जो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ था किसमें, प्राइमरी oocyte में, वो अब जाकर के कंप्लीट होगा टर्शरी फॉलिकल में। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जैसे हम मेल में देखते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक डिफरेंस देखने को मिलता है। मेल में इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है लेकिन फीमेल में इक्वल साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर लार्ज बनेगी और एक स्ट्रक्चर स्मॉल बनेगी। जो स्मॉल बनती है उसको हम पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। तो मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंस हो गया, मेल में प्रोसीजर स्टार्ट होगा प्यूबर्टी पे, फीमेल में स्टार्ट हो जाएगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में। मेल जो है उसमें लाइफ टाइम गैमेट बन सकते हैं, फीमेल में लाइफ टाइम गैमेट नहीं बन सकते हैं। मेल में जो डिवीजन होता है वो इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, फीमेल में जो डिवीजन होता है वो इक्वल साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। बोला गया है कि जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, एक बड़ी लार्ज सेकेंडरी oocyte बनती है जो हैप्लॉइड हो जाता है, और जो दूसरी स्ट्रक्चर बनती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। द सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। जो सेकेंडरी oocyte बनता है उसमें ज्यादातर मटेरियल चला जाता है। क्या रीजन है इसका, देखो बेटा अभी तुम्हें मेल वाला पार्ट पढ़ाया है, मैंने बोला कि स्पर्म में सिर्फ वही मटेरियल होगा जो उसके लिए नेसेसरी है, क्योंकि उसको बड़ी दूर जाना है, मेल की बॉडी से निकलना है, फीमेल की बॉडी में ट्रेवल करते हुए उसको फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन तक पहुंचना है। तो उसके पास सिर्फ वही लगेज है जो उसके लिए नेसेसरी है। दोनों का जब फ्यूजन होगा मेल फीमेल गैमेट का, तो जो बेसिक ऑर्गेनेल्स हैं वो तो एब्सेंस रहेंगे, तो वो सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो फीमेल लेकर के आती है। तो फीमेल में क्या होता है कि जो लार्ज सेकेंडरी oocyte बनता है उसमें सारा का सारा साइटोप्लाज्म, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स चले जाते हैं, और जो पोलर बॉडी बनी है उसमें जो है वो हाफ जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, हैप्लॉइड, मतलब जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिवीजन होगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो मैक्सिमम पार्ट चला जाता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में। रीजन मैंने बता दिया, स्पर्म कम मटेरियल लेकर के आ रहा है, लेकिन सेल में फर्टिलाइजेशन होने के बाद मटेरियल सब कुछ चाहिए तो वो लेकर के आएगी फीमेल। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, क्या तुम ऐसा समझते हो कि इसका कुछ एडवांटेज होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इस प्रोसीजर का कोई एडवांटेज है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी ना, क्या इसमें भी मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट होगा या पहले ही डिजनरेट हो जाएगी? तो देखो बेटा कुछ में तो इसमें मियोसिस सेकंड हो जाता है, लेकिन कुछ में नहीं देखने को मिलता है, उससे पहले ही डिजनरेट हो जाती है। पर अगर डिवीजन हो भी जाए तो इसका कोई यूज्ड अप नहीं रहता है, ठीक है ना, बाद में लास्ट में इसको डिजनरेट ही होना होता है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, मतलब जो अब तक हमने स्टडी की है उसके बेसिस पर हमें ज़्यादा कुछ बारे में नहीं पता है कि क्या डिवीजन होगा क्या नहीं होगा। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अभी जो टर्शरी फॉलिकल है जिसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गया और मेटाफेज सेकंड में कहानी रुक गई, अब ये टर्शरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना वैसे ही अचानक से LH का लेवल बढ़ता है, और LH का लेवल जो बढ़ता है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, इसके अंदर जो प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte वो बाहर निकलेगा, सेकेंडरी oocyte जो है
उसके साथ में उसके चारों तरफ एक कवरिंग जो होती है जोना पेलिसिडा वो निकलेगी, और कुछ सेल्स जो हैं वो यहाँ पे निकलेंगी जिनको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। ये साथ में निकलती है सेकेंडरी oocyte की। यहाँ ओवरी से निकली, यहाँ पर प्रेजेंट होगी फिम्बरी वाला पार्ट, मतलब फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट। ये सेकेंडरी oocyte जो है वो एंटर कर जाएगा फिर फेलोपियन ट्यूब में। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कोल्ड जेना पेलिसिड। सेकेंडरी oocyte जो है वो एक नई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है जिसको जोना पेलिसिडा बोलते हैं, जो इसको सराउंड करके रखती है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कोल्ड ओवुलेशन। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है। सेकेंडरी oocyte जिसको ओवम भी हम बोल सकते हैं, वह सेकेंडरी oocyte जो है वो मोर परफेक्ट टर्म है। ये जो है वो ओवरी से रिलीज होता है और इस प्रोसीजर को बोलते हैं ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? क्या तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में कोई डिफरेंस नजर आया? बिल्कुल नजर आया। मेल में लाइफ टाइम चल रहा है, फीमेल में अबाउट 50 ईयर एज तक चलेगा। मेल में स्टार्ट ही प्यूबर्टी पे हुआ है, फीमेल में स्टार्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो गया। मेल में इक्वल डिवीजन होता है, फीमेल में जो है वो अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। मेल में प्रोसीजर रेगुलर चल रहा है, फीमेल में जो है वो अटक अटक के चल रहा है। ठीक है ना, तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब मेल और फीमेल में ये जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसीजर है उसको डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। ये बीच में क्रोमोसोम नंबर बता रखे हैं 46, 23, 23 और बता रखा है। देखो पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। बोला गया है कि एट प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोगोनिया जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे, फिर उनमें से कुछ अपने आप को लार्ज करेंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और लास्ट में 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगी। फिर स्पर्मेटिड जो है उनमें डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर वो क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगी, मतलब इनको कॉम्पैक्टली पैक्ड कर दिया जाएगा। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 46 होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 होगा, स्पर्मेटिड में 23 होगा, स्पर्मेटोजोआ में 23 होगा। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल में जो ऊगोनिया है वो माइटोटिक डिवीजन करके अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। ये कहानी चल रही है उनकी फीटल लाइफ में। जन्म के बाद में उनमें कोई और ऊगोनिया ऐड नहीं हो सकते, मतलब उनमें माइटोटिक डिवीजन जो है वो सिर्फ कब होगा? फीटल लाइफ में देखने को मिलेगा। फिर सबसे पहले ऊगोनिया जो है उन्होंने माइटोटिक डिवीजन करके अपने नंबर्स को बढ़ाया। फिर ऊगोनिया जो है वो कन्वर्ट हो गई प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। कब कंप्लीट होगा? ओव्यूलेशन होने से जस्ट पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब लड़की का जन्म हो गया प्राइमरी oocyte के साथ में। लड़की का जन्म हो गया, लड़की का बचपन निकल गया, लड़की में प्यूबर्टी आ गई, और जब प्यूबर्टी आती है तब उसमें ओव्यूलेशन होता है एवरी मंथ। ओव्यूलेशन से जस्ट पहले प्राइमरी oocyte जो है इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और फिर दो स्ट्रक्चर बनती है, एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेट में ओव्यूलेशन होता है फीमेल में। सेकेंडरी oocyte जो है वो चला जाता है किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। ये जो पोलर बॉडी है वो डीजनरेट हो जाती है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो है उसमें भी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। इस तरीके से 3 पोलर बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये ओवम जो फीमेल गैमेट है जो फिर स्पर्म के साथ में मिलकर के फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको बोलते हैं जाइगोट। तो ये समझ में आ गया गैमेटोजेनेसिस प्रोसीजर क्या होता है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि किस तरीके से हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।